सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है छठा, जिसमें हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमने संसद के बारे में पढ़ लिया और हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हमारा। तो राष्ट्रपति का गठन कैसे होता है, कैसे निर्वाचन होता है, कैसे हटाया जा सकता है, वो सारी प्रक्रिया हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्य। पावर एंड फंक्शन द प्रेसिडेंट। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां अथवा अधिकार। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है, उनका अध्ययन निम्नलिखित 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। नंबर 1, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी अनुच्छेद 52 तो हमने पढ़ा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ना, वो राष्ट्रपति के हाथ में होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो समय या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, ये हमने कुछ चीज़ें करेगा, यानी अधीनस्थ पदाधिकारियों का मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। आज अपने नाम किसका लेते हैं? प्रधानमंत्री का लेते हैं ना, राष्ट्रपति का तो नाम लेते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो शब्द आया है कि समय या अपने अधीनस्थ प्रदेश। समय करता है तो हमेशा प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति आता है, लेकिन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसी के ही माने जाएंगे। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है, मंत्रियों को भी, राज्यों के राज्यपाल को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और विदेशों में जो राजदूत होते हैं उन सब की नियुक्ति करते हैं। शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कई बार क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा में ना गतिरोध होता है, विरोध हो जाता है, तो वे राष्ट्रपति दोनों को इकट्ठा करके एक साथ संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, बैठक। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। जितने भी अपने न्यायालय है ना भारत में, उन सब की जो उच्च और उच्चतम न्यायालय उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? ये पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार कितना पैसा लगाया है, कहाँ धन जा रहा है, कहाँ से आया, उसकी निगरानी रखता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, कैसे किस प्रकार के मंत्री बनाने हैं, वो राष्ट्रपति देता है। विदेशी क्षेत्र में शक्ति। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति विदेशी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार, यानी हर देश में हमारे भारत का या दूसरे देश का हमारे भारत में एक राजदूत यानी एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जो किसी भी व्यापार करना है और काम करना है वो सारी रिपोर्टें पहुँचाता है। विदेशियों से संधि करना है, कोई समझौता करना है, ये राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल किसको है? संसद को। और संसद शक्ति आपको पता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, और लास्ट में दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो ही कानून बनता है। तो भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का क्या होता है? वैधानिक प्रधान होता है। उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त है। नंबर 1, विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकती है। यानी प्रधानमंत्री कह दे कि हमारी लोकसभा को भंग करना है तो 5 साल से पहले भी भंग कर सकती है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। शुरुआत जब स्टार्ट होती है, उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति के इन भाषण
में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की गई है। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, मैंने बताया था ना लोकसभा जब पढ़ाई थी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। याद होगा आपको, मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्ति, ये सारा बोर्ड पे मैंने बताया था। तो एक दिन मैं आपको राष्ट्रपति भी बता दूंगा। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत करता है। आएगा ना समझ में। लोकसभा में टोटल सीटें 545 वर्तमान में, 2 को चुनते हैं, 543 निर्वाचित होते हैं, मनोनीत करते हैं। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करती है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संभाग को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए तहत वह राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, यानी संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा, लेकिन संसद चाहे तो वह उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी अन्य अध्यादेशों को समाप्त कर दे। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। जब संसद का सत्र नहीं चलता है तो जरूरत पड़ गई हमारे देश में तो राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून ला सकता है, लेकिन उसको संसद में पारित करवाना जरूरी होता है 6 सप्ताह तक। वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के प्रमुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखेगा। उसकी आज्ञा के बिना धन, विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। न्यायिक शक्तियाँ, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति समाधान की प्राप्त है। अनुच्छेद 72 होगा ना, उसमें राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को कम कर सकता है, फांसी को कम कर सकता है, 5 वर्ष की सजा को माफ कर सकता है। ये पावर होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने और दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। संकटकालीन अधिकार, उद्घोषणा, प्रभाव और व्यवहार में उपयोग। अब संकट काल में भी राष्ट्रपति के पास क्या पावर होती है? संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों के स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार है। देखो, युद्ध, कोई युद्ध हो जाए, युद्ध का मतलब युद्ध सीधा छिड़ जाए, या कोई भारी आक्रमण कर दे, या देश के अंदर आंतरिक अशांति हो जाए की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था है। इस उद्घोषणा की व्यवस्था देखो अनुच्छेद 352 है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो जाए तो राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह तक लागू रहेगी, यानी सीधा राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो 2 माह तक तो ये पड़ा रहेगा, और उसके बाद में इसको क्या संसद से स्वीकृति मिलनी जरूरी है। ठीक है, संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता है रख सकता है, लेकिन संसद आपको बता दिया सर्वोपरि है, जरूरी है संसद। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है। प्रथम, अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। यानी केवल आंतरिक अशांति हो तो अब घोषित नहीं किया, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, यानी आंतरिक अशांति है ना वो शब्द हटा दिया, यानी युद्ध हो जाए या वैसे सशस्त्र विद्रोह हो जाए वो अलग बात हो जाएगी। ठीक है। द्वितीय, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श दे, यानी मंत्रिमंडल है ना, केंद्र सरकार है और मंत्री है, अगर वो लिखित में देते हैं तो ही राष्ट्रपति लगा सकता है, अब सीधा नहीं लगा सकता। तृतीय घोषणा,
एक माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत तृतीय घोषणा के एक माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत पृथक संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति लेनी आवश्यक है। प्रति 6 माह स्वीकृति लेनी आवश्यक है। और पहले तो 2 माह तक था, बाद में चेंज क्या कर दिया, अभी 1 माह के अंदर स्वीकृति जरूरी है और हर 6 माह बाद स्वीकृति जरूरी है। चतुर्थ, लोकसभा में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। ठीक है, लोकसभा में उपस्थित होते हैं और मतदान लेने वाले जो सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा भी की जा सकती है। 2 नंबर, ये तो 352 अनुच्छेदों के 3 शक्तियां प्राप्त है, ध्यान रखना। दूसरे, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति, क्योंकि राज्यों में भी सरकार गिर जाती है ना, ऐसे नहीं है कि सरकार चलती है, वहाँ भी तो दिक्कत आती है। तो राष्ट्रपति 356 के तहत संकटकालीन उद्घोषणा कर सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा रहा, यानी जैसे राज्यों में संविधान चलना चाहिए ना, वैसे नहीं चल रहा है। ये बात कौन कह दे, कि राज्यपाल कह दे राष्ट्रपति को भी यहाँ पे मामला अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। वह उस राज्य के लिए क्या कर सकता है, संकट काल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान। तो संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। वही सिस्टम, संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता, यानी अधिकतम आप 3 साल रख सकते हो, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति शासन चले। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में चला था ना, 1.5 साल चला था, आपको पता होगा। और तीसरी शक्ति होती है वित्तीय संकट, जब देश में वित्त का संकट आ जाए, पैसे का। उद्घोषणा की विधि अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनसे भारत की वित्तीय अस्तित्व यानी साख को खतरा है, तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वही अवधि निर्धारित है प्रथम बार के संकट की घोषणा के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात, खुशनुमा खबर आपके लिए ये है कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय संकट काल नहीं लगा। और अनुच्छेद 352 तो लग गया, 4 बार लगा हुआ है हमारे भारत में। ठीक है, लेकिन और ये 2 नंबर है ना जो 356, ये तो 100 से ज़्यादा बार लग गया राज्यों में अलग अलग, लेकिन वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो इन सब को पढ़ना, कल हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति।